Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss our next lecture, that is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है, जैसा कि आप इस एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं। इसका जो एरिया है या लोकेशन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के सराउंडिंग से स्टार्ट होके सेल मेम्ब्रेन के आलमोस्ट करीब तक ये वहाँ तक ये फैला होता है सेल के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये तकरीबन फैला होता है। और इसके बाद फिर फर्दर जो है वो गोल्गी अपरेटस वगैरह आ जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस। अब वो कैसे होगी इसको भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म, फैट्स की मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। तो बॉडी के अंदर अब जब मसल्स की एक्टिविटी उसके लिए कैल्शियम चाहिए, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इन सब को डिटेल के साथ और इसकी डेफिनेशन वगैरह, स्ट्रक्चर, हर चीज़ को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसका काम है कि प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि यहाँ से जो भी प्रोटीन बनेगी वो ज़्यादातर सेल के जो बाहर उसकी ज़रूरत होती है, मेम्ब्रेन्स के अंदर ज़रूरत होती है, वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैनी ऑफ द डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर पार्ट। सबसे पहले ये भी ध्यान में रखें कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगा। पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हम ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल के अंदर, मेम्ब्रेन सिस्टम है, हम सबको उसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ही कहते हैं। विच इंक्लूड्स द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियस वगैरह, दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दी गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, उसके बाद प्लास्टिड्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूब्स का, ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स का, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोट्स का जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये लोकेटेड होता है। When was एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड? Who discovered it? कब ये डिस्कवर किया गया और किसने इसको डिस्कवर किया? The एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was discovered by Albert Claude, एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट था, यानी कि सेल को स्टडी करने वाला था, और उसके कुछ कुलीग वगैरह थे, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। The invention of the electron microscope enabled scientists to explore in much higher resolutions the different cellular structures that were previously not evident using light and crude या simple या primitive microscope। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर अच्छी तरह वाज़े हो गए जो सेल के अंदर मौजूद थे, जो पहले लाइट या क्रूड, जिसको हम सिंपल या प्रीमिटिव, पुरानी जो माइक्रोस्कोप थी, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है कि क्रूड माइक्रोस्कोप, इससे वाज़े नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक चीज़ पुरानी थी, उसके अंदर इतने लेंस भी अच्छी तरह नहीं यूज़ किए गए थे, तो उससे सेल के अंदर वाज़े चीज़ें नहीं नज़र आई थी। लेकिन आजकल के दौर में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, वहाँ से सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आई। इन 1945 क्लाड डिस्क्राइब इन देयर पब्लिश्ड पेपर a complex anastomosing system of membranous and what appear to be connected to the outer membrane of the nucleus, यानी कि एक ट्यूब्स का सिस्टम है जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये क्लाड ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके आगे हम डायग्राम भी देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को वहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। They also talked about the role in protein and lipid, इसने उसका जो फंक्शन था लिपिड्स के अंदर और प्रोटीन के अंदर, उसके बारे में भी बात की थी। An anastomosis is a surgical connection between two structure, यानी कि अगर दो ट्यूब्स हैं उनके अंदर सर्जिकल कनेक्शन है तो ये एनास्टोमोसिस है। ठीक है, इसी तरह इनका भी स्ट्रक्चर के एक मेम्ब्रेन है, एक ट्यूब है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्यूब है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नेक्स्ट ट्यूब, तो काफ़ी सारी ट्यूब्स आपस में मिली हुई हैं। इसे ऐसे लगता है जैसे इनका ऑपरेशन किया गया, इनको इकट्ठा जोड़ा गया है।
It usually means a connection that is created between tubular structures such as blood vessels और loops of intestine, यानी कि जो कनेक्शन जोड़ा जाता है ब्लड वेसल्स के दरमियान, लाइक इसी तरह इनके दरमियान भी एक कनेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज सर्जिकली रिमूव्ड द टू रिमेनिंग एंड आर सीन आर स्टेप्ड टुगेदर. ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्ट रिमूव किया जाए तो दो हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है. सीन यानी कि उसको जिस तरह उसका ऑपरेशन किया जाता है थ्रेड्स के साथ उसको जोड़ा जाता है, इसी तरह ये भी ट्यूब्स आपस में जुड़ी हुई हैं. तो आपके सामने ये डायग्राम आप देख सकते हैं. एक क्रूड यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है. ये रॉबर्ट हुक ने इसको एंड जॉन स्वमडम ने इसको डिस्कवर किया था. दे मेड अ वेरी फास्ट क्रूड माइक्रोस्कोप दैट कुड मैग्नीफाई 20 to 30 टाइम्स ओनली, यानी सिर्फ 20-30 टाइम्स इसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी. आजकल तो माशाल्लाह 250,000 अगर हम कहें, इससे भी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर की माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ही कम थी और ये वाज़ेह तौर पे नज़र भी नहीं आ रहा था. तो इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. सबसे ऊपर आई पीस है, फिर बैरल यानी कि वो लकड़ से ये बनी हुई थी. फोकसिंग सैकरी हुआ है इसका दी. ऑब्जेक्टिव नीचे यहाँ पे लेंस वगैरह रखना है. उसके बाद स्पेसिमेन होल्डर के स्पेसिमेन कहाँ पे रखना है जो ऑर्गेनिज्म जिसको स्टडी करना होगा. फिर ऊपर वाटर फ्लास्क भी इसके साथ और ऑयल लैम्प भी है. तो इसकी पुरानी माइक्रोस्कोप थी, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी. उसके बाद नेक्स्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह, वो तो इसका इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री थी थोड़ी सी. द व्हाट एंडोप्लाज्मिक मीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म. एंडो का मतलब होता है या एंडोप्लाज्मिक ओवरऑल के साइटोप्लाज्म के अंदर. रेटिकुलम लैटिन फॉर लिटिल नेट, यानी कि स्मॉल नेटवर्क या स्मॉल नेट जो आपस में जुड़े होते हैं. तो ये उसका ये मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, आप एनिमेशन के अंदर भी वाज़ेह देख सकते हैं कि किस तरह एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है. तो सबसे पहली डेफिनेशन ये है, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रेगुलेट प्रोटीन ट्रैफिक एंड परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शन. यानी इसका काम है कि प्रोटीन्स की जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करना, उसको सेंथेसाइज करना, पैकिंग करना, सेल से बाहर भेजना. फिर मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स वगैरह आ जाते हैं, सारी चीज़ें, उन सब की मेटाबॉलिज्म करना, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है. सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है जी, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स. जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क मौजूद है. These structures are responsible for the production and transportation of proteins. इनका काम है कि प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, फिर उसकी ट्रांसपोर्ट करना, फिर फैट्स को भी प्रोड्यूस करना, उसकी भी ट्रांसपोर्ट करना, एंड अदर इसेंशियल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स. जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, उनकी भी ट्रांसपोर्ट करना, उनकी भी प्रोडक्शन करना. Electron microscope studies of eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी उसने इस स्ट्रक्चर को वाज़ेह कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर कि ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है किसके अंदर दी, साइटोप्लाज्म के अंदर. The endoplasmic reticulum is a complex membrane bound complex irregular flattened sheet sacs and tubular that branches and spread throughout the cytoplasm. यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है पूरे, यानी कि कह सकते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक. द ER इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेलप. ये न्यूक्लियर इनवेलप से कॉन्टिन्यूस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जाता है. एंड इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स. इसके अंदर वो जो ट्यूब्यूल्स हम बात कर रहे हैं वो सीरीज ऑफ चैनल्स हैं दैट हेल्प्स वेरियस मटेरियल टू सर्कुलेट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. जो काफ़ी सारे मटेरियल को ये अलाउ करता है कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेट करें. द ER इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेलप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दोबारा फिर वही बात है कि न्यूक्लियर इनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कॉन्टिन्यूस है. इट इज़ आल्सो स्टोरेज यूनिट फॉर इंजाइम. इसके अंदर इंजाइम को स्टोर किया जाता है. प्रोटीन्स एंड पॉइंट फॉर अटैचमेंट फॉर राइबोसोम्स. और इसके अंदर राइबोसोम्स को अटैच करवाया जाता है. इसकी आगे हम एक टाइप भी पढ़ेंगे.
ER विद अटैच राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अपीयरेंस रफ होगी, इस तरह दानेदार अपीयरेंस। एंड ER विद आउट अटैच राइबोसोम इज स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस उसकी होगी। स्मूथ ER इज द साइट फॉर लिपिड प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी जो स्मूथ ER है इसके अंदर लिपिड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारी वैरायटीज़ के अंदर डिटॉक्सीफाई की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, मसल सेल्स के अंदर इसका काम है कि कैल्शियम आयन को स्टोर करना, और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना हो या उन्होंने वर्किंग करनी हो तो वहाँ पे फिर कैल्शियम को रिलीज करवा देना। मोस्ट सेल्स कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ ER, बहुत सारे जो सेल्स हैं उनके अंदर दोनों टाइप्स ही पाई जाती हैं, जिसके अंदर रफ भी होगी स्मूथ भी होगी, लेकिन कुछ सेल्स हैं जहाँ पे स्मूथ ज़्यादा होगी, कुछ सेल्स हैं जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे। आल्सो द रिलेटिव प्रोपोर्शन वेरीज अमंग सेल्स, ये फिर तादाद वेरी भी कर सकती है। सिस्टर्नी क्या है जी? सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैटेड पैरेलल लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, वो जो सारे आपको ट्यूब लाइक इकट्ठे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे, आगे डायग्राम में भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो सिस्टर्नी है। एसोसिएटेड विद लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम के बड़े बड़े सब यूनिट से, यानी कि आप कह सकते हैं जो 60 ऐसे उससे मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी, ये यानी फ्लैटेड ट्यूब्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे सेंटर के अंदर है न्यूक्लियस, इसके बाद न्यूक्लियर पोर जो उसका सुराख है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ साथ यानी कि उसी दीवार के साथ एक और वॉल आ रही है जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब इसका वो हिस्सा जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं तो दानेदार आपको नज़र आ रहा है, जो फ्लैट एंड ट्यूब्यूल्स की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये रफ है और स्मूथ है। ये आपको रफ के बाद जो ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको ये राइबोसोम भी फोकस करके दिखाया गया इसके अंदर कि राइबोसोम्स किस तरह ऊपर अटैच है, और जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है वो सारे ट्यूब्यूल्स एक ही शेप की आलमोस्ट हैं, और इनकी लेंथ वेरी कर सकती है, आलमोस्ट डायमीटर जो है या विड्थ आप कहें तो वो सेम है। तो ये है सिस्टर्नी, और इनके दरमियान जो स्पेस है उसको स्टर्नल स्पेस कहते हैं, और बाहर वाली जो इनकी लेयर होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहेंगे पेरिफेरल शीट। तो एक्सेप्ट फॉर स्पर्म सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अब्सॉर्ब्ड इन एवरी अदर टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। स्पर्म सेल जो ह्यूमन मैन का होता है और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, इनके अलावा हर सेल्स के अंदर आलमोस्ट आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, वहाँ उन सेल्स के अंदर ये नहीं पाए जाते। उसके बाद दोबारा वही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दिस सिस्टम कैरिड आउट अ वैरायटी ऑफ टास्क इन द सेल इंक्लूडिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स आर आउट ऑफ द सेल, मेटाबॉलिज्म एंड मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। यानी इसका काम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी डिफरेंट वैरायटी का। किसी के अंदर ये प्रोटीन्स को बना रहा है, यहाँ पे प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी, किसी के अंदर ये प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट भी करवा रहा है बाहर या दूसरे ऑर्गेनेल्स की तरफ जहाँ पे ज़रूरत है, किसी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, किसी के अंदर लिपिड्स की मूवमेंट करवा रहा है, किसी के अंदर जो पॉइजन्स हैं, जिस तरह लिवर सेल्स के अंदर जो पॉइजन्स आते हैं वहाँ पे उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनके टॉक्सिक एजेंट्स को ख़त्म करना, ये भी इसी का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। The membranes of this system are related either through direct physical continuity or by the transfer of membrane segments as tiny vesicles। यानी या तो ये डायरेक्टली किसी के साथ इनका कनेक्शन हो सकता है या फिर वेजिकल्स ये बना के आगे भेज देंगे और फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। वेजिकल्स क्या है जी? ओवल या सैक्स लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इन्हीं में से छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलेंगे, ओवल अंडे की तरह के बिल्कुल होंगे, मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, उनके अंदर वो चीज़ पैक होगी, प्रोटीन पैक होगी, तो ये उनके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। डिस्पाइट दीज रिलेशनशिप्स द वेरियस मेम्ब्रेन्स आर नॉट आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि अब सारी मेम्ब्रेन इसके आपस में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या फंक्शन के हवाले से नहीं है, हर का एक अपना अपना काम है। मोर ओवर द थिकनेस, molecular composition and types of chemical reactions carried out in a given membrane are not fixed but may be modified several times during membrane's life। यानी कि थिकनेस, molecular composition, बाकी रिएक्शंस वगैरह हर चीज़ ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करती रहती है।
लेकिन मॉडिफाई हो सकती है। जिस तरह एक मेम्ब्रेन है, जिस तरह उसके अंदर कोई काम होना है उसके हवाले से वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is such an extensive network of membranes that it accounts for more than half of the total membrane in many eukaryotic cells। यानी मेम्ब्रेन्स का ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है। ऑलमोस्ट अगर आप बात करें टोटल मेम्ब्रेन्स का हाफ जो है वो इसके पास होता है। द ER कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस टिब्यूल्स। टिब्यूल्स, अब इसके अंदर टिब्यूल का क्या मतलब है कि टिब्यूल्स ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच भी। ये सिस्टर्नी एंड वेजिकल्स के साथ भी हो सकती हैं। इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो सकती हैं टिब्यूल्स। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तो मेम्ब्रेन्स आ गई यानी कि टिब्यूल्स। दूसरे नंबर पे सिस्टर्नी, जो लैटिन वर्ड सिस्टर्ना से निकला है, जिसका मतलब है लिक्विड को रखना। इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है, रिजर्वायर फॉर अ लिक्विड, ताकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह फंक्शनिंग हो सके। The ER membrane separates the internal compartment of the ER called the ER lumen cavity। यानी जो ER membranes हैं वो अंदर की environment को बाहर से प्रोटेक्ट कर रही होती है, बाहर से सेपरेट कर रही होती है, और अंदर जो खाली जगह बचती है आप उसको कैविटी या ल्यूमन कह सकते हैं या सिस्टर्नल स्पेस कह सकते हैं फ्रॉम द साइटोसोल, जो साइटोसोल से सेपरेट होगी। इन मसल सेल्स अ स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ ER। मसल सेल्स के अंदर स्पेशल टाइप होती है इनकी, जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। इसका काम है कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करना फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है जी बिकॉज द ER इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ द एनवेलप इज कंटिन्यूस विद द ल्यूमन ऑफ द ER। आप डायग्राम में दोबारा देख लें कि जो ER है वो कंटिन्यूस है किसके साथ, जी न्यूक्लियस के साथ, और उसकी जो स्पेस है, जो ल्यूमन है कैविटी, वो भी उसके साथ कंटिन्यूस मुसलसल ही आ रही है। ऑलरेडी मैंशन राइबोसोम्स आर आल्सो अटैच बाय दिस साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द न्यूक्लियर, यानी साइटोप्लाज्म वाली साइड से अटैच होते जाएंगे बाहर की तरफ। आउटर मेम्ब्रेन विच इज कंटिन्यूस विद रफ, जो बाहर वाली पहली मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। Cells that play an important role in the production of proteins and oils have large amount of ER। ऐसे सेल्स जहाँ पे प्रोटीन और ऑयल, लिपिड्स वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर ER की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। स्ट्रक्चरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और अपीयरेंस उसकी जो है वो रफ होती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होती है, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि साफ जो अपीयरेंस होगी वो रफ नहीं होगी, बिल्कुल साफ होगी। उसके बाद है जी वेयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने दो टाइप्स पढ़ी, अब इसकी लोकेशन है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने कहा था न्यूक्लियस के साथ साथ ये चलता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे मौजूद है और स्मूथ कहाँ पे ज़्यादा मौजूद है। अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जितने भी हैं, रेस्पिरेटरी हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन्स की ज़्यादा मकदार ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। प्लाज्मा सेल्स के अंदर ये ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ताकि डाइजेशन की जा सके, वहाँ पे मज़ीद प्रोटीन्स वगैरह को खारिज किया जा सके। हेपाटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स हैं वहाँ पे भी इनकी मकदार ज़्यादा होगी ताकि ये ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोटीन्स हैं उनको प्रोड्यूस करें। एड्रीनल कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वहाँ पे भी क्योंकि हार्मोन्स वगैरह ने बनना होता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, तो वहाँ पे भी इनकी मकदार ज़्यादा होगी जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे अब स्मूथ नहीं होंगे, अब स्मूथ भी यहाँ पे होंगे लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसके बरक्स दूसरी साइड पे देखें तो हेपाटोसाइट्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए क्योंकि स्मूथ चाहिए तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे। गुनेड सेल जिसमें मेल के अंदर टेस्टिस आ जाते हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरीज आ जाते हैं, वहाँ पे उनके हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे।
मेल के अंदर जो हार्मोन्स प्रोडक्शन है वो है टेस्टोस्टेरोन, जिससे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने बनना है, और फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद स्पेशियस ग्लैंड्स जो स्किन के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, स्किन के नीचे सॉरी ये ग्लैंड्स होते हैं, इनका काम है सीबम यानी ऑयल को सिक्रीट करना ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे। तो वहाँ पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे। एडिपोसाइड्स यानी जहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे फैट्स वगैरह या लिपिड्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे भी ये ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा आपको मिलेंगे। और मसल सेल्स के अंदर मैंने बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय अलग नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कैल्शियम को स्टोर करके आगे जब कॉन्ट्रैक्शन होनी तो वहाँ पे उसको सेंड करना है। उसके बाद नीचे है जी कि सेल्स टाइप्स विद लिटल और नो, यानी कि जिनके अंदर या थोड़ी सी अमाउंट है ER की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की या बिल्कुल नहीं है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हैं जी, रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर नहीं होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर भी नहीं होते, और जो स्पर्म सेल्स हैं उनके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते या उन्हें रिक्वायर्ड ही नहीं होते। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले फंक्शन है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ ट्यूबुलर फॉर्म, जो हमने लास्ट पे ट्यूब्यूल्स देखी थी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। इट प्रिसिपिटेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड चीफ लिपिड्स, यानी इसका काम है कि लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाना, लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट करवाना, लिपिड्स को पैक करके आगे भेजना, ये स्मूथ का काम है। प्रोडक्ट्स ऑफ द रफ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ज़ाहिर सी बात है ये उसके बाद है, तो इसका काम है कि उस प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्ट भी करवाना, किसकी तरफ, गोल्गी एपरेटस या बाकी ऑर्गेनेल्स की तरफ। उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस सारे इसी के अंदर हो रहे हैं, लिपिड की सिंथेसिस इसी के अंदर हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या पॉइजन, ये सारा काम, और कैल्शियम आयंस की स्टोरेज ये भी इसी के अंदर ही हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑयल्स, स्टीरॉइड्स वगैरह या मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपिड है ये भी इसी के अंदर इसकी प्रोडक्शन होगी। उसके साथ साथ एनिमल सेल्स के अंदर फिर वही सेक्स हार्मोन्स जो वर्टिब्रेट्स के अंदर हैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये भी इसी के अंदर होंगे, और स्टीरॉइड हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड से बनते हैं वो भी इसी से बनेंगे स्मूथ ER से। उसके बाद टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो हार्मोनल प्रोडक्शन है वो भी इसी के अंदर होगी। उसके बाद प्रोटीन्स और ऐसे एंजाइम्स की प्रोडक्शन जिन्होंने ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना है लिवर सेल्स के अंदर, वो भी इसी के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद इसका काम है कि एडिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप टू ड्रग मॉलिक्यूल्स, यानी कि ड्रग्स जितनी भी हैं उनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप को ऐड करना ताकि वो सॉल्युबल हो जाए बॉडी का जो वाटर है या बॉडी का लिक्विड है उसके अंदर। उसके बाद डिस्टेटिव फिनोबार्बिटल एंड अदर बार्बिट्रेट्स आर एग्जांपल ऑफ ड्रग्स, ये काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको ये मेटाबोलाइज करता है लिवर सेल्स के अंदर। उसके बाद मज़ीद फंक्शन है जी कि ये क्या करता है जी, अल्कोहल और बाकी सारे ड्रग्स को भी ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करवाता है, रेट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इंक्रीज कर देता है, यानी इनके जो है टॉक्सिक एजेंट्स हैं उनको ख़त्म करवा देता है। उसके बाद ये क्या करता है, टॉलरेंस टू द ड्रग्स, मीनिंग दैट हायर डोजेज आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर इफेक्ट सच एज सिडेशन, यानी कि ड्रग्स की जो टॉलरेंस है उसको थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देता है कि कहीं पे अगर मिकदार कम है तो ये वहाँ पे ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा मिकदार रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ये उसके इफेक्ट्स को डिटॉक्सिफाई भी कर देता है। मेन जो इसका काम वही फिर आ रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन, ये ड्रग्स के असर को ख़त्म करना, उनके एंटीबायोटिक्स ले ली या ज़्यादा आपने कोई मेडिसिन ले ली, अल्कोहल वगैरह ड्रिंकिंग कर ली, सब के इफेक्ट्स को ख़त्म करना लिवर सेल्स के अंदर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। उसके बाद मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करना, उसके बाद कैल्शियम आयंस को पंप करना साइटोसोल से ER ल्यूमन की तरफ, ये भी स्मूथ का काम है। नर्व इम्पल्स को स्टिमुलेट करवाना, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हैं जो बेसिक हैं, वो यही है कि लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स की सिंथेसिस, हार्मोन्स की प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स,
स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ये 3-4 फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर आते हैं। उसके बाद है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका बेसिकली तो एक ही फंक्शन है कि इसने क्या करनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस। और कहाँ पे जी, लिवर के अंदर हार्मोन्स, सब्सटेंसेस इन दी ग्लैंड्स के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वहाँ पे जो प्रोटीन्स बनाने ये भी यही बनाएगा। हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बनने, उनकी भी प्रोटेक्शन इसी के अंडर ही होगी। तो रफ ER इज प्रोमिनेंट इन सेल्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैपन, हेपेटोसाइट्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन बनेगी वहाँ पे ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। मैनी सेल्स सिक्रीट प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम अटैच टू। अब ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये उस वक्त आके अटैच होते हैं जब इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। तो अब प्रोटीन कैसे बनती है राइबोसोम्स के अंदर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था राइबोसोम्स वाले टॉपिक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन पैनक्रियाटिक सेल सिंथेसाइज द प्रोटीन इंसुलिन इन द ER एंड सिक्रीट दिस हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। यानी कि ये ER के अंदर इसको तैयार करते हैं पैनक्रियाटिक सेल, फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको रिलीज करवा देते हैं। एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रोज फ्रॉम अ बाउंड राइबोसोम, द चेन इज थ्रेडेड इनटू द ER ल्यूमन थ्रू अ पोर फॉर्म्ड बाय अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये जो प्रोटीन है ये राइबोसोम्स के अंदर बनेगी, फिर ल्यूमन के अंदर इसको सिंथेसाइज करवा के आगे पैक करके भेजा जाएगा। द न्यू पॉलीपेप्टाइड फोल्ड इन इट्स फंक्शनल शेप एज इट इंटर द ER ल्यूमन। तो फाइनल जो शेप है वो ER ल्यूमन जो उसकी कैविटी है उसके अंदर ही आएगी। मोस्ट सिक्रेटिव प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका एक और काम है, जब ये प्रोटीन्स बना के आगे भेजते हैं तो गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, उसके अंदर लिपिड्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देता है, तो उससे ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन्स बन जाती हैं। ये भी इसका एक काम है कि इसने फिर पैक करके उसको सेल से बाहर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सेंड कर देना है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच टू प्रोटीन इन द ER ल्यूमन। यानी कि ER ल्यूमन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर, जो कार्बो यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बना लेते हैं। फिर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं उसको, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रखने के लिए। आफ्टर सिक्रेटरी प्रोटीन्स आर फॉर्म, द ER मेम्ब्रेन कीप्स देम सेपरेट फ्रॉम प्रोटीन्स इन द साइटोसोल। इन प्रोटीन्स को साइटोसोल से सेपरेट किया जाता है क्योंकि वो फ्रीली राइबोसोम से बनी है और उनका काम है सेल के अंदर यूज होना ज़्यादातर। लेकिन ये जो है ये बाउंडेड राइबोसोम से बनी है प्रोटीन्स, तो इनके अंदर ज़्यादातर यही होता है कि इन्होंने सेल से बाहर जाना होता है तो इनको थोड़ा सा सेपरेट रखा जाता है साइटोसोल वाली प्रोटीन से। उसके बाद सिक्रेटरी प्रोटीन डिपार्ट फ्रॉम द ER रैप्ड इन द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल दैट बर्ड लाइक बबल्स। यानी बबल की तरह बर्ड जिस तरह उभार एक निकलता है उसी तरह वेसिकल निकलेंगी, उसके अंदर ये प्रोटीन जो स्पेशलाइज्ड हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल ER, इसको कहा जाता है कि जहाँ से प्रोटीन निकल रही है, जहाँ से प्रोटीन बन के निकल रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, या वो जो जंक्शन बन रहा है बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल ER। वेसिकल इन ट्रांजिट फॉर्म बना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इन एडिशन टू मेकिंग सिक्रेटरी प्रोटीन रफ ER मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यानी कि प्रोटीन के साथ साथ इसका एक फंक्शन ये है कि इसने मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल की मेम्ब्रेन जो है उसको बनाने का भी ठेका इसी के पास है। इट ग्रोज इन प्लेस बाय एडिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स को ऐड करवाना, फास्फोलिपिड्स को ऐड करवाना, इसी का काम है। एज पॉलीपेप्टाइड्स डिस्टिंक्ट टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ग्रो फ्रॉम द राइबोसोम्स आर इंजेंटेड इनटू ER। यानी कि जो प्रोटीन्स फिर यहाँ पे बन जाती हैं वो ER इंसर्ट कर देता है इटसेल्फ एंड एनकर्ड देयर बाय हाइड्रोफोबिक पोर्शन। यानी कि फिर वो मेम्ब्रेन्स के अंदर एंकर्ड हो जाती हैं, उसके अंदर धंस जाती हैं। Like the smooth ER, the rough ER also makes membrane phospholipids. Enzyme built into the ER membrane assemble phospholipids from precursors in the cytosol. Phospholipids भी बनाता है ER प्रोटीन्स के साथ साथ। The ER membrane expand and portion of it transferred in the form of transport vesicles to other components of the endomembrane system. यानी ये expand है, ये बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी तरफ भी अपनी चीज़ें भेजता रहता है, उनकी मेम्ब्रेन्स की तरफ भी। तो प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग, इसका काम प्रोटीन फोल्डिंग में है। प्रोटीन को अनफोल्ड करना भी इसका काम है, उसको डिग्रेड करने में भी इसका काफ़ी सारा रोल है। आल्सो इंश्योर क्वालिटी
यानी प्रोटीन की क्वालिटी करेक्ट है या नहीं है, ये भी इसी का अंडर आता है। उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन को एक शेप के अंदर फोल्ड करके उसको यानी कि प्रॉपर शेप देना, जिसके लिए वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके, ये भी रफ ER के अंडर आता है। उसके बाद ये थोड़ी सी मज़ीद डायग्राम है कि किस तरह ये न्यूक्लियस के साथ साथ आ रहा है, और इसको दिखाएगा कि रफ जो है इसकी सरफेस थोड़ी रफ नज़र आ रही होगी आपको। फिर आगे जो स्मूथ स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल स्मूथ इसकी सरफेस होती है। और ट्रांजिशनल ER ये आपको दिखाया गया है कि कैसे एक बर्ड इससे बाहर निकल रहा है ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में, तो ये ट्रांजिशनल ER एक है। ये जो इसकी सरफेस बनेगी उसको कहेंगे ट्रांजिशनल ER। उसके बाद इनका डिफरेंस है, तो स्मूथ के साथ राइबोसोम नहीं होते, उसके साथ राइबोसोम होते हैं फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू टिब्यूल्स। रफ के साथ सिस्टर्नी होते टिब्यूल्स, लेकिन जो हमारे पास स्मूथ है इसके अंदर टिब्यूल्स होते हैं और वेजिकल्स, यहाँ पे सिस्टर्नी नहीं होते। उसके बाद अगर हम रफ की बात करें तो इसका काम प्रोटीन बनाना, स्मूथ का काम है ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टीरॉइड्स वगैरह बनाना। इसके लाइसोसोम आगे बनते हैं, ये जो रफ होता है इससे आगे लाइसोसोम बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो स्मूथ है इससे आगे ओलियोसोम्स या स्फीरोसोम्स बनाए जाते हैं। अब ये क्या है जी, ये प्लांट लाइसोसोम्स हैं, इन्होंने आगे प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम वगैरह बनाने होते हैं। इंटरनल एंड कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर इनवेलप, ये न्यूक्लियर इनवेलप साथ साथ होता है। ये जो रफ है और स्मूथ है ये पेरिफेरल, एक से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है और एक इसका रफ के साथ होता है। उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या काम है कि राइबोफोरिन्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर राइबोफोरिन्स होते हैं। अब राइबोफोरिन्स क्या है जी, कि राइबोफोरिन्स आर टू ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच आर थॉट टू बी इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। कैसे स्ट्रक्चर, ग्लाइकोप्रोटीन्स की खसूसियात रखने वाले स्ट्रक्चर जिनका काम है राइबोसोम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करवाना, ये है राइबोफोरिन्स। और ये स्मूथ के अंदर क्योंकि राइबोसोम्स होते नहीं तो डिवाइड यानी कि महरूम होते हैं वो राइबो जो है फोरिन से। उसके बाद माइट डिवेल्प फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेलप, ये भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियर इनवेलप से बना जो रफ है, और स्मूथ जो है ये डेवलप होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोवाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर गोल्गी अपरेटस, रफ जो है ये लिपिड्स भी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स भी गोल्गी अपरेटस को। और जो स्मूथ है ये वेजिकल्स सिस फेस ऑफ गोल्गी यानी कि जो उसकी पहली फेज है उसको वेजिकल प्रोवाइड करता है, जो सारे स्ट्रक्चर बनने के बाद हासिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं जी, क्या आर राइबोसोम्स पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो नो, राइबोसोम्स जो है ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसका हिस्सा नहीं है, ये स्कैटर्ड होते हैं सेल्स के अंदर, साइटोसोल के अंदर, और ये उस वक्त आके अटैच होंगे जब उसने प्रोटीन बनानी होगी या उन्हें मैसेज मिलेगा। व्हाट इज इन द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो जो ल्यूमन है यानी उसकी जो खाली कैविटी है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे चैपिरॉन्स होते हैं। उसके बाद यानी इसके अंदर लिक्विड वगैरह भी पाया जाता है, तो काफ़ी सारे इसके अंदर लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स, यानी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कि प्रोटीन की फोल्डिंग भी वहीं पे होनी है, उसके साथ साथ एंजाइम्स भी वहीं पे होने हैं, प्रोटीन को प्रॉपर शेप भी वहीं पे देनी है, ये सारी चीज़ें फिर उसी के अंदर रखी जाती हैं। उसके बाद द ल्यूमन विल कंटेन एंजाइम चैपिरोन प्रोटीन फॉर प्रोटीन फोल्डिंग, फिर वही बात आगे चैपिरोन्स क्या है जी, इनको आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स वगैरह या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके टॉक्सिक जेड को ख़त्म करते हैं। उसके बाद ही वेयर आर द राइबोसोम लोकेटेड दैट आर एसोसिएटेड विद द रफ, तो कहाँ पे ये लोकेटेड होती हैं जी? तो ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर ये पड़े होते हैं साइटोसोल के अंदर, और तकरीबन अबाउट 30 मिलियन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द रफ ईयर इन द एवरेज लिवर सेल्स। एक लिवर सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 30 मिलियन राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। जो चैपिरोन्स हैं आर प्रोटीन्स दैट गाइड प्रोटीन्स अलॉन्ग द प्रॉपर पाथवे फॉर फोल्डिंग, ये प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग को गाइड करती हैं। ये प्रोटीन्स की फोल्डिंग यानी कि गलत नहीं होने देते, अगर प्रोटीन की फोल्डिंग या स्ट्रक्चर गलत बन जाए तो प्रोटीन्स प्रॉपर काम नहीं कर सकती, तो चैपिरोन्स ये हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल है हीट शॉक प्रोटीन्स, ये जो हैं ये डिस्कवर्ड इन बैक्टीरियम, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस मोर ऑफ दीज प्रोटीन इन स्ट्रेस
फुल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, यानी ये प्रोटीन्स उस वक्त बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे डिस्कवर की गई थी, उसके बाद प्लांट्स के अंदर भी। तो ये जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट शॉक प्रोटीन्स यानी कि प्रोड्यूस करते हैं या उनको डिवेल्प करते हैं। तो ये प्रोटीन्स चैपेरोन्स जो हैं ये बेसिकली दूसरी प्रोटीन जो ल्यूमन के अंदर आ रही हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन और फोल्डिंग को मेंटेन रखती हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो है क्या दोबारा भाई, जिसके अपीयरेंस रफ होगी, जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे। इज इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद राइबोसोम, क्या ये हमेशा राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है। इज इट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डज इट डू अदर प्रोसेस, यानी कि ये सिर्फ प्रोटीन्स ही बनाता है या कोई बाकी काम भी करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्राइमरीली जो इसका पहला काम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है। उसके बाद इसके अंदर फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, सिस्टर्नी भी होते हैं, इसके साथ राइबोसोम भी आके अटैच होते हैं। उसके साथ साथ ये न्यूक्लियस से स्मूथ की तरफ ये जो है फैला होता है। फ्लैटेंड जो सैक्स वगैरह हैं वेसिकल्स हैं, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसको जी, फॉर राइबोसोम्स, कि वो आके वहाँ के अटैच और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। उसके बाद इसके साथ राइबोसोम भी अटैच होते हैं। अब राइबोसोम यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि टिल टेल साइन, यानी कि एक ऑब्वियस वाज़े आपको एक उभार सा नज़र आएगा रफ के ऊपर, तो वो बेसिकली इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और हमेशा ये बात याद रखें कि जो क्वेश्चन आया कि इज़ इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, कि क्या हमेशा इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, तो हमेशा राइबोसोम्स इसके साथ अटैच नहीं होते, वो सेपरेट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म। जब ज़रूरत पड़ती है, जब राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी है, उस वक्त वो आके जो राइबोफोरिन्स हैं वो उनको अटैच करवाएंगे और वो नेक्स्ट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट वही इसका एक क्वेश्चन इसी में था कि इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्या ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो टुगेदर विद द राइबोसोम द RAF इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मेकिंग, तो हमने ये पहले पढ़ लिया कि पहले तो इसका काम है भी ये कि इसने क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, लेकिन उसके साथ साथ ये लिपिड की सिंथेसिस या ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है, और वो किसके साथ मिलके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके करवाता है। तो यानी इसके प्रोटीन के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछ ले क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड्स की सिंथेसिस करवाते हैं, तो यस करवाते हैं। क्या वो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, तो यस वो भी काम इनके अंडर है, वो भी करवाते हैं। तो पहला काम तो है भी एक प्रोटीन के सिंथेसिस, बाकी अगर टाइम वगैरह बच जाए या स्मूथ के हेल्प चाहिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वहाँ पे ये फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद रफ ER इज टिपिकली क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द स्मूथ ER, तो क्या वो ज़्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो बिल्कुल ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे ये स्मूथ के साथ ज़्यादा क्लोज होता है, यानी दोनों के साथ, दोनों के दरमियान में, एक साइड पे उसके साथ और एक साइड पे दूसरे के साथ। अ सेल दैट हैज स्मूथ ER क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन अ रफ ER इज अ हेपेटोसाइट, यानी हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर जो स्मूथ ER है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। अगर हम बाकी सेल्स की बात करें, फिर वही जो लीवर सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा बन रही तो वहाँ पे रफ ER ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस के साथ है स्मूथ ER। उसके बाद है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस या जिनका स्ट्रक्चर स्मूथ हो, अपीयरेंस स्मूथ हो, वहाँ पे कोई ऊपर आपको स्ट्रक्चर न मिले, कोई ग्रेन्यूल्स वगैरह न मिले, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट ऑलवेज स्मूथ एंड विदाउट राइबोसोम्स और आर 3 times व्हेन राइबोसोम्स आल्सो अटैच टू इट, क्या ये हमेशा स्मूथ होते हैं, इनके साथ कोई राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं होते। तो ये जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम है लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस करवाना। तो ये जनरली स्मूथ बिकॉज राइबोसोम टिपिकली डू नॉट डॉक यानी एनकरेज ऑन इट्स सरफेस इट मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द रफ। ये ज़्यादातर अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये स्मूथ ही होते हैं, इनके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता, लेकिन जो सरफेस इनकी रफ के साथ आ रही है वो कहीं ना कहीं रफ हो सकती है, लेकिन बाकी ये स्मूथ ही होते हैं, तो इनके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता। डज द स्मूथ ER मेक प्रोटीन एज वेल एज
यानी कि क्या ये प्रोटीन बनाता है, तो इसका यही फिर काम है कि पहली चीज़ इसका जो अंडर आती है वो यही है कि लिपिड की सिंथेसिस, फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फिर कैल्शियम आयन की स्टोरेज, फिर होम्योस्टेसिस। तो जो रफ के साथ अगर ये है ही नहीं, इसके ऊपर राइबोसोम्स है ही नहीं, इसका बिल्कुल जो है वो प्रोटीन के अंदर कोई रोल नहीं है, बिल्कुल इस तरह प्रोटीन वगैरह। हाँ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ये कर सकता है, यानी लिपिड की सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के साथ साथ जो प्रोटीन बनेगी राफी यार से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसको आगे कन्वर्ट कर सकता है टुवर्ड्स गोल्जी अपरेटस या अदर देन जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी तरफ। तो ये है स्मूथ के बारे में जो क्वेश्चन थे उनका आंसर। उसके बाद है जी स्पेशल रीजन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ ईआर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया गया है कि व्हाट इज़ द ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जो ट्रांजिशनल ईआर पढ़ा था वो क्या होता है। देयर आर टाइनी स्मूथ पैचेस ऑफ ईआर फाउंड विद इन द रफ ईआर। दीज पैचेस सर्व एज एग्जिट साइट्स फॉर वेजिकल बडिंग ऑफ फ्रॉम द रफ ईआर एंड आर कॉल्ड ट्रांजिशनल। यानी कि स्मूथ के अंदर तो कुछ पैचेस हैं, कुछ खाली आपको पाउच की तरह के कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, यहाँ से वेजिकल ने निकलना होता है। तो वो जो वेजिकल का निकलना है जहाँ से वो बड, ख़ास किस्म का बड बाहर जा रहा है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो ट्रांजिशनल ईआर होते हैं। तो नेम इम्प्लाइज इज अ स्पेशल रीजन इन द ईआर दैट एक्ट द ट्रांजिशन बिटवीन द रफ एंड द स्मूथ हैविंग प्लांटेड सैक्स और ट्यूब्यूल्स बट विदाउट द राइबोसोम्स। आप देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल आखिर पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशनल ईआर ये वो जगह है जहाँ से उस बर्ड ने निकलना होगा, क्योंकि वो रफ से नहीं निकलेगी बल्कि स्मूथ से बाहर जाएगी। तो इसको कहेंगे हम ट्रांजिशनल ईआर। उसके बाद है जी कुछ और फॉर्म्स या रीजन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स। दिस स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ ईआर इज इन्वॉल्व इन स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। यानी कि जो स्टेरॉइड सेल्स के अंदर है, जहाँ पे वो जो सेल्स जहाँ के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन ने बनना है, वहाँ पे जो स्मूथ होगा उसका काम यही होगा कि उसने स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने, कोलेस्ट्रॉल बनाना है, ताकि वहाँ से आगे नेक्स्ट जो हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स बन सकें। उसके बाद है जी पेरोक्सिसोमल ईआर। इसका काम है कि पेरोक्सिसोम्स वगैरह को बनाना, उनको डिवेल्प करवाना, उनके अंदर लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाना। तो ये सारा फिर स्मूथ है। यहाँ पे फिर जो स्मूथ होंगे वो पेरोक्सिसोम ही बनाएंगे। फिर जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ होते हैं वो फिर रफ ईआर फाउंड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। दिस इज टर्न इन पोर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स असेंबली। यानी अब जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ होगा उसका काम है कि उसने न्यूक्लियर एनवेलप की मेम्ब्रेन्स को बनाना है, उनके पोर्स को असेंबल करना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, पोर्स की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये सारी चीज़ों को मैनेज फिर रफ ईआर जो उसके साथ साथ होगा उसी ने करना है। साइनेप्टिक ईआर इसका काम है कि न्यूरॉन्स ने जब भी मैसेज को लेके जाना है तो साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट था वहाँ पे यानी कि इन्होंने क्या करना है कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाना है ताकि एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ मैसेज ट्रांसफ़र हो सके, सेंड हो सके। उसके बाद है जी लैमिलर बॉडी ईआर। तो इसका क्या काम है। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ ईयर इन द लंग्स दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स। ये आपको नज़र आ रहा होगा सर्फेक्टेंट्स डायग्राम के अंदर। इनका क्या काम है कि इन्होंने जो एल्वोलाई हैं उनको मॉइस्चराइज रखना होता है, उनके अंदर मॉइस्चर को ऐड करना होता है ताकि वो आपस में कोलैप्स भी ना कर सकें और अच्छी तरह से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो सके। और बेसिकली तो एक्सहेलेशन जब होती है तो उस वक्त ये आपस में कोलैप्स होने के ख़तरे होते हैं, तो वहाँ से बचाने के लिए फिर ये सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये लैमिलर बॉडी ईआर की वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हाउ इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन्स। ये किस तरह प्रोटीन्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। व्हेन एंड हाउ डू द राइबोसोम्स अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब और वो कैसे अटैच होते हैं। डू दे अटैच रैंडमली, क्या ये रैंडमली अटैच होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोटीन कैसे बनती है, ये बिल्कुल वैसे बनती है जैसे सिंपल एक राइबोसोम के अंदर बनती है। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि प्रोटीन यहाँ पे जो बनेगी वो ल्यूमन के अंदर जाके फोल्ड वगैरह होगी,
जो उसकी कैविटी है, और जो फ्रीली राइबोसोम के अंदर बनती थी वो साइटोसोल के अंदर जाके अरेंज होती थी, वहाँ पे उसके जाके शेप अरेंज होती थी। तो सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन ये सेम होगा, फिर ट्रांसलेशन होगी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस सारा सेम होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या ये यानी कि रैंडमली होते हैं उसके अंदर, यानी कि डू दे अटैच रैंडमली अटैच होते हैं? तो बिल्कुल, यानी कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो राइबोसोम पहले अटैच था वही आके अटैच हो। तो जितनी ज़रूरत होगी जिसके मुताबिक वही राइबोसोम आके अटैच होंगे, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। व्हेन प्रोटीन्स आर मेड फॉर ट्रांसपोर्ट आर फॉर ER यूज ए सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस हैज़ टू बी मेड ऑन द राइबोसोम लाइक अ टिकट फॉर अ राइट विया द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो यानी कि जिस तरह टिकट्स वगैरह ली जाती है, इसी तरह प्रोटीन ये राइबोसोम्स बनाएंगे अपनी, और फिर नेक्स्ट उनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेल्स के बाहर। तो इनका काम भी यही है कि सेल से बाहर प्रोटीन वगैरह को बनाना। उसके बाद है नो दिस इज वेयर द रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन सिंथेसिस कम्स इन। उसके बाद जो हमने बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स के अंदर होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ये देख सकते हैं मसल सेल्स के बाहर न्यूक्लियस वगैरह, फिर ओपनिंग टिब्यूल्स, फिर ट्रांसवर्स टिब्यूल्स वगैरह, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर मायोफिब्रिल्स। तो उनके अंदर आपको ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क मिलेगा। इनका काम है कैल्शियम को स्टोर करके जब कॉन्ट्रैक्शन हो मसल्स के अंदर उसको वहाँ पे कैल्शियम को रिलीज़ करवाना। और ये येलो कलर का आपको जो टिब्यूल्स नज़र आ रही हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SERA यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन यहाँ पे मसल से रिलेटेड उसको नाम दिया गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द राइबोसोम्स आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन तैयार हो जाते तो राइबोसोम बिल्कुल सेम ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, आपस में उनका लिंक जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है। इफ़ इट हैज़ टू बाइंड टू द ER अगेन विल बाइंड टू द सेम साइड। नो, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ये सेम साइड पे आके अटैच नहीं होते बल्कि रैंडमली जिस तरह का मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अटैच होना, जो DNA इनको कमांड देगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आके अटैच होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्राइमरीली फंक्शन। तो इसकी प्रोटीन सिंथेसिस है RER की। उसके बाद उसको फोल्डिंग करवाना, अगर वो ख़राब बन गई तो उसको ख़त्म करवाना, उसकी अनफोल्डिंग करवाना, ये इसी का काम है RER का। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी कि उसके बारे में क्या ट्रू है। अगर एक बात आपसे पूछ ली जाए, स्मूथ ER इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत है जी। स्मूथ ER अपीयर स्मूथ इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, यानी कि किसी हद तक ये ठीक है जी। स्मूथ ER इज मेड अप ऑफ टिब्यूल्स एंड वेसिकल, तो ये बात ठीक है। ऊपर क्वेश्चन यही था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मूथ ER एक्सेप्ट फॉर, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली जो स्टेटमेंट थी वो गलत है, दोनों बाकी ठीक है। द रीजन ऑफ द ER प्राइमरीली इन्वॉल्व इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ ER, रफ ER, ट्रांजिशनल ER, तो स्मूथ ER ठीक है। तो बेसिकली ये MCQs टाइप है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर यानी कि उन्होंने पूछा था फंक्शन क्या है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो प्रोटीन के सिंथेसिस और फोल्डिंग टफ का ये फंक्शन है। दूसरे के अंदर ए ऑप्शन था। जो थर्ड था फोर्थ क्वेश्चन था सॉरी, उसके अंदर बी ऑप्शन है। और जो नेक्स्ट है सेल विद प्रोमिनेंटली एक्टिव रफ ER, तो मसल सेल्स भी नहीं, रेड ब्लड सेल्स भी नहीं, तो प्लाज्मा सेल जो है ये एक्टिवली यहाँ पे RER नहीं होंगे प्लाज्मा प्रोटीन बनाने के लिए। उसके बाद है जी व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर वही बात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स है जो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। लिस्ट दिस टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ और रफ, दो टाइप्स हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पहला फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, फिर स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोडक्शन, फिर यानी कि लिपिड्स की प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड्स को बनाना, तो बहुत सारे फंक्शन हैं। कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना ताकि नर्व सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम जो वो काम कर सके। तो ये आप डिफरेंट फंक्शन मेंशन कर सकते हैं दोनों टाइप्स के। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट डज इट लुक लाइक एंड व्हाट इट मेड ऑफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या जी,
ये वही इंटरकनेक्टेड ऑफ टिब्यूल्स है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ लैटेंट सैक्स है, टिब्यूल्स है। उसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर सिस्टर्नी पड़े होते हैं, यानी टिब्यूल्स ये मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं। उसके बाद है जी, इज इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड? तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, कनेक्टेड टू द आउटर, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, हम इसको डबल नहीं कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लेयर उसी तरह जैसे लिपिड बाई लेयर के अंदर है, लेकिन वो मेम्ब्रेन इस तरह नहीं होगी। तो यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया, जिसका टाइटल था रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओवरऑल हमारा एक ही टॉपिक है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।